नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की 10वीं क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे परमाणु संरचना या एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक वीडियो मैं पहले चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देखिएगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2 है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, ट्रिटियम परमाणु का या ड्यूट्रॉन का। तो याद रखिएगा, अल्फा कण का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु यानी कि एटम के नाभिक में क्या सम्मिलित होता है? पूछा गया है एटम के न्यूक्लियस में क्या सम्मिलित होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो आप सभी जानते हैं, एक परमाणु के नाभिक में या एटम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन्स होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की, यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है, तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य समान है, जिसका वेग अधिक होगा। पूछा गया है इन दोनों में से किसका वेग अधिक होगा अगर एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का तरंग दैर्ध्य समान है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का, यह मालूम नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा अगर इनका तरंग दैर्ध्य समान है। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है, याद रखिएगा, वेवलेंथ। अगला प्रश्न है, जे चैडविक या जेम्स चैडविक ने एक उप परमाणविक कण का आविष्कार किया, उस कण की विशेषता क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें नगण्य द्रव्यमान है तथा ऋणात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। इसमें नगण्य द्रव्यमान है या धनात्मक आवेश है। इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा धनात्मक आवेश है। इसमें सार्थक द्रव्यमान है तथा कोई आवेश नहीं है। तो आप सभी जानते हैं, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और उसमें सार्थक द्रव्यमान होता है लेकिन कोई आवेश नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इसमें से क्या एक उप परमाणविक नहीं है? ऑप्शन है न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप सभी जानते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन यह तीनों उप परमाणविक होते हैं, लेकिन ड्यूट्रॉन एक उप परमाणविक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, ड्यूट्रॉन। उप परमाणविक का मतलब होता है परमाणु के अंदर रहने वाला, यानी कि एटम के अंदर रहने वाला। तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन ड्यूट्रॉन नहीं रहता। इसके अलावा याद रखिएगा, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन रहते हैं न्यूक्लियस यानी कि परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनके बाहरी कक्ष में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? ऑप्शन है ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम या कैल्शियम। तो याद रखिएगा, इनमें से क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे कम होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 6 मिनट है, यहां अर्ध है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.1155 मिनट -1। अगला प्रश्न दिया है, क्लोरीन, ये ऊपर दिया है एटॉमिक नंबर और नीचे दिया है इसका द्रव्यमान। तो क्लोरीन का द्रव्यमान एक में 35 दिया है तथा एक में दिया है 37, और एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या दिया है, और पूछा गया है यह क्या है। ऑप्शन है समावेशी, समस्थानिक, समाकृतिक या समभारिक। तो याद रखिएगा, यह आपस में समस्थानिक है यानी कि आइसोटॉप्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है, वह समस्थानिक या आइसोटॉप्स कहलाते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा, जिनके द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन अलग अलग परमाणु संख्या होती है, वह तत्व आपस में समभारिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं रेडियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम या कोबाल्ट। तो याद रखिएगा, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुरानी पदार्थों की आयु ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है पुरानी
पदार्थों या जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। और यह प्रश्न अपन ने अपनी जीके जीएस वाली क्लास में भी डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने हिस्ट्री के अंतर्गत देखा था कि कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी की यूनिट पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है क्यूरी, बैकविरल, रदरफोर्ड या यह सभी। तो याद रखिएगा क्यूरी, बैकविरल और रदरफोर्ड यह तीनों रेडियो सक्रियता की इकाई होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, यह सभी। अगला प्रश्न है एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन दिए गए हैं परमाणु क्रमांक में इसकी वृद्धि का परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगी। फिर दिया है परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आएगी, वह परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित यानी कि सेम रहेगा। फिर दिया है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी और परमाणु द्रव्यमान में 4 की वृद्धि होगी। फिर है परमाणु क्रमांक में यहां थोड़ी सी मिसप्रिंट है 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी आएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आएगी और द्रव्यमान में 4 की कमी आएगी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है, या इस तरह से प्रश्न है कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणु घड़ी या जैविक घड़ी। तो याद रखिएगा पृथ्वी की आयु का आकलन करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी। ऑप्शन है डाल्टन, रॉन्टजन, रदरफोर्ड या ब्लायड। तो याद रखिएगा अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं वह कौन सा है। ऑप्शन है प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम या यूरेनियम। तो याद रखिएगा भारत में मुख्य रूप से थोरियम के भंडार पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और याद रखिएगा हाल ही में राजस्थान में थोरियम की एक बड़ी खदान का पता चला है। तो यह करंट अफेयर का भी एक काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान में थोरियम के भंडार पाए गए हैं। अगला प्रश्न है बीटा किरणें बनी होती हैं। ऑप्शन है धन आवेशित कणों से, ऋण आवेशित कणों से, उदासीन कणों से या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बीटा किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। अगला प्रश्न है नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन है अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, गामा किरणों की या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा अगर भेदन क्षमता की बात की जाए तो भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरणों की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व हृदय पेसमेकर बनाने में उपयोग आता है। ऑप्शन है रेडियम, यूरेनियम, ड्यूरियम या प्लूटोनियम। तो याद रखिएगा पेसमेकर बनाने में प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है। तो इसी तरह का एक प्रश्न अपन पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन है रेडियम, थोरियम, यूरेनियम 235 या कार्बन 14। तो याद रखिएगा कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है प्राचीन वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए। अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। ऑप्शन है भूवैज्ञानिक समय मापक्रम द्वारा, रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा, गुरुत्वीय पद्धति द्वारा या जीवाश्म पद्धति द्वारा। तो याद रखिएगा पृथ्वी की आयु का निर्धारण रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा किया जाता है, जिसमें यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग में कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, संहति संरक्षण, संवेग संरक्षण या रेडियो सक्रियता। तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग में रेडियो सक्रियता का सिद्धांत लागू होता है या प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। दोस्तों इस प्रश्न को ट्रिपल स्टार मार्क करिएगा और याद रखिएगा हेनरी बैकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है। ऑप्शन है कक्षाओं की आकृति, कक्षाओं का अभिविन्यास, एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा या एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? याद रखिएगा, एक्स किरणों या एक्स रेज का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है? ऑप्शन है नाइट्रोजन का 16 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड के 16 ग्राम, CH4 यानी मीथेन का 16 ग्राम, या ऑक्सीजन के 16 ग्राम। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन के 16 ग्राम में परमाणुओं की संख्या अधिक है। पूछा गया है इनमें से। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज की गई थी? तो याद रखिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग के समय या प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, एटम के न्यूक्लियस की। अगला प्रश्न है, 128 ग्राम SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा, 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या होगी 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व जिसका नाम है रेडियम की खोज की थी? तो आप सभी जानते हैं, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी एवं पीटर क्यूरी ने रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम की खोज की थी, याद रखिएगा। और मुख्य रूप से मैरी क्यूरी ने इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मांगी मिश्रण है? बिस्मांगी मिश्रण यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु, या पीतल। तो याद रखिएगा, हेट्रोजीनियस मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर वह होते हैं जिसमें उसमें मिले अवयवों की मात्रा अलग अलग हो। तो इनमें से आयोडीन युक्त नमक एक बिस्मांगी मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बिस्मांगी मिश्रण नहीं है? ऑप्शन है हवा, दूध, धुआं, या जेली। तो याद रखिएगा, इनमें से हवा बिस्मांगी मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा, हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, दूध, या ग्लूकोज। तो याद रखिएगा, इनमें से ग्लूकोज एक यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आरआरबी 2024 की विभिन्न परीक्षाओं के लिए केमिस्ट्री की 10वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्दी ही फिर हाजिर होता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।